संकट में घिरी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई। जमानत का विरोध करने के लिए मशहूर ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया और कल संजय सिंह आजाद होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। अक्टूबर 2023 से जेल में बंद संजय सिंह अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको संजय सिंह की जमानत पर ऐतराज है, तो आसानी से ईडी ने कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए कि किस रणनीति के तहत ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। क्या खुद पर हो रहे हमलों की धार कम करने का एक तरीका था? पीएमएलए केस में जहां केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल पा रही है, ऐसे में संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ी बहस। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट रहने वाली। संजय सिंह को जमानत आपके लिए कितनी राहत? क्या बेल का विरोध न करना ईडी की रणनीति का हिस्सा है? और क्या ईडी पर अब सियासी हमले कम हो जाएंगे? इन्हीं मुद्दों पर बहस, लेकिन पहले की रिपोर्ट देखते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी। संकट काल में आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई। अक्टूबर से तिहाड़ में बंद संजय सिंह आजाद हो रहे हैं। शराब घोटाला केस में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी। रिहाई हो रही है, हो गई है। बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही। ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई है तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके लिए आज का दिन मंगल साबित हुआ। सियासी उठापटक के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल दे दी गई। इस दौरान संजय सिंह राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकेंगे। ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 से जेल में थे। जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला दूसरे फैसलों के लिए नजीर नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल ईडी पर आरोप लगाते आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगातार लग रहा है। इसी बीच संजय सिंह को जमानत मिलना हैरान करने वाली खबर तो है। अब सवाल उठता है कि ईडी ने जमानत का विरोध आखिर क्यों नहीं किया? क्या किसी रणनीति के तहत बेल का विरोध नहीं किया गया? क्या ईडी पर अब सियासी हमले कम हो जाएंगे? क्या ईडी पर आरोप लगने बंद हो जाएंगे? फैसला अगर नजीर नहीं है तो बाकी नेता कैसे छूटेंगे? क्या केजरीवाल को भी ऐसी छूट ईडी देने वाली है? संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी रिहाई जरूरी है। अभी बस अभी लड़ाई अभी लंबी है। अभी जो है कि अभी जब तक अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जी बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम लोग का खुशी का कोई माहौल नहीं है। बस न्यायपालिका पर भरोसा था कि उन्होंने आज एक राहत दिया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर विपक्ष के हमले तेज हो रहे थे। ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलना सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। अव्वल तो ये कि ईडी अगर खेल करती तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? सवाल ये भी कि क्या रणनीति के तहत संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया ताकि विपक्ष के हमलों की धार कुंद की जा सके? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा।
और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी डिबेट में। सबसे पहले कौशल कांत जी आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ पा रही हो तो अब सबसे पहले आपका रिएक्शन। आज कोर्ट ने कहा ईडी को कि जैसी बहस हुई उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर लिख दिया इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए यानी ईडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ईडी ने कहा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें बेल दे दीजिए। और संजय सिंह भी यही कह रहे कि भाई हमको 6 महीने अंदर रखा, हमसे तो कुछ मिला नहीं, हमको जबरन अंदर रखे हुए हैं। तो क्या ईडी की मजबूरी थी, संजय सिंह को छोड़ना पड़ा? ईडी को कोई रिकवरी नहीं मिली, ईडी को कुछ नहीं मिला? विवेक जी, पहली चीज़ ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज लोकतंत्र जिंदा हो गया है विपक्ष की नज़रों में, क्योंकि उसकी हत्या रोज हो रही थी। आज जिंदा हो गया क्योंकि इनके फेवर में एक जजमेंट आ गया, एक आरोपी को बेल मिल गई। वो आरोपी अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुआ है और जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक ये आरोपी ही रहेंगे। और ये कहना कि कोर्ट ने, अच्छा ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल भेजा था? नहीं, कोर्ट का डिसीजन था जेल जाने का, कोर्ट का डिसीजन है बेल मिलने का। कोर्ट की अपनी लाइनें हैं, अगर कहेंगे तो मैं पढ़ के दिखा दूंगा कि 15 पेज के फैसले में एप्लीकेशन जो बेल की थी पहले जो खारिज की गई थी उसमें लिखा गया था कि प्राइमा फेसी ऐसा जो रखे गए साक्ष्य उसमें अपीयर होता है कि संजय जी इन्वॉल्व है। तो ये कोर्ट का डिसीजन था उनको जेल भेजना, कोर्ट का डिसीजन इसमें बेल देना। ये किसी भी नागरिक का बेल मिलना एक संवैधानिक राइट है। उन्होंने एक्सरसाइज किया और कोर्ट को लगा कि अभी बेल दी जा सकती तो दी जा सकती है। नहीं भाई, आप लोगों के ऊपर समस्या क्या है? आप लोगों के ऊपर तो आम आदमी पार्टी ये कहती रही ना कि कोर्ट नहीं सुनिए तो नहीं डॉक्टर साहब, आप लोगों के ऊपर आम आदमी पार्टी ये कहती रही, आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं। क्यों अवधेश जी, आप विपक्ष को परेशान कर रहे हैं, आपने विपक्ष को दबाया है, लेकिन अब संजय सिंह को बेल मिल गया है। नहीं देखिए संजय जी, मैं डॉक्टर साहब का जवाब पूरा मुझे ये बताइए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। देखिए अब ये बताइए, कोर्ट के कहने पे जेल गए, कोर्ट ने बेल दे दिया। अभी अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, मनीष सिसोदिया अंदर हैं, 19 बार उनकी बेंच खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर रखी है। तो बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि पूरी पार्टी के बहुत सारे लोग जेल की शहर करा रहे हैं और एक आदमी को बेल मिली है। पिछले इतने सारे अपराधियों में एक आदमी को बेल मिली है, बाकी सब अभी जेल में ही हैं। तो अभी और वो अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, आरोपी हैं। तो जो बार बार इनसे पूछिए ना कि इनका संविधान रोज जो सुबह मर जाता है और शाम को जिंदा हो जाता है, उसके बारे में अब ये क्या कहेंगे? ठीक है, मैं सवाल का जवाब लेने के लिए जा रहा हूं। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी, बीजेपी कह रही है आज लोकतंत्र भी जिंदा हो गया होगा, संविधान भी बच गया होगा, अदालतें भी ठीक हो गई होंगी, अदालती प्रक्रिया भी ठीक हो गई होगी, न्यायिक प्रक्रिया भी ठीक हो गई होगी, इस देश का जुडिशरी सिस्टम भी ठीक हो गया होगा, न्याय तंत्र भी अब ठीक से काम कर रहा होगा, सब कुछ अब बढ़िया हो गया होगा क्योंकि अब बेल मिलनी शुरू हो गई है। पवन शर्मा जी, देखिए न्याय तंत्र तो पहले दिन से ही ठीक है विवेक जी। आज देखिए मंगलवार के दिन बजरंगबली जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है। कोर्ट के अंदर जो ये कहते हैं कि बेल नहीं मिल रही थी, वो पीएमएलए कानून में ये है कानून कि जब तक ईडी चाहे तब तक आपको अंदर रख सकती है। और आज संजय सिंह जी का जो डिसीजन आया है मंगलवार के दिन, वो बहुत बड़ा डिसीजन है, वो समझना पड़ेगा। ईडी से आज माननीय कोर्ट ने पूछा कि आपने जिस आधार पे, जिस मनी ट्रेल के आधार पे, जिस अभी तक जो रिकवरी हुई उसके आधार पे आपने रखा हुआ है, लेकिन क्या मनी ट्रेल और क्या कोई रिकवरी बताइए, सबूत कहां है उसका? लंच के बाद कोर्ट ने जब पूछा कि बताइए मनी ट्रेल कहां है संजय सिंह के खिलाफ जिसके आधार पर आपने जेल में रखा हुआ है, जो हम पहले दिन से कह रहे थे वही हुआ। ईडी एक्सपोज हो गई, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, संजय सिंह जी को जमानत मिली। ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हुआ। ये पूरे दिन कहते थे मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है, लेकिन मनी ट्रेल मिली तो कहां मिली? भारतीय जनता पार्टी के पास जाके मिली। हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। जिस शरद रेड्डी के बयान पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, तमाम नेताओं को हमारे जेल में डाला गया है, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा एक्सपोज होने के बाद पता चलता है कि क्या इतनी खुश होने की आवश्यकता है? नहीं पवन जी, ठीक है पवन जी, आपका चुनावी एजेंडा ठीक है, आप लोग बार बार उस आरोप को लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या इतनी खुश होने की आवश्यकता है कि अभी तो बेल मिली, अभी जमानत पर बाहर है, अभी
ट्रायल चलता रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई इसे कोई आप नजीर मत मानिए, ये कोई फैसला ऐसा नहीं दे दिया है कि आपके लिए बहुत ये दूसरे मामलों पर भी इसको हम अप्लाई कर देंगे। हमने बस कोर्ट ने इतना कहा कि हमने जमानत दी है क्योंकि ईडी ने इसका विरोध नहीं किया। ईडी से पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं इस मामले में, बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ बेल पे फैसला आया है। बिल्कुल विवेक जी, हम वही कह रहे हैं कि पूरा आपको केस समझना पड़ेगा कि संजय सिंह जी को बेल मिलने का आधार क्या था। आधार यह था कि मनी ट्रेल ईडी प्रूव नहीं कर पाई, जो कि मनी ट्रेल कहीं है ही नहीं। सारे नेताओं को जेल इसी वजह प्रूफ से करने का सिलसिला तो चलेगा ना सर, अभी तो प्रूफ पर फैसला आएगा। आप समझिए ना बात को, आप अभी से जजमेंट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कर ही नहीं पाई, ईडी कह रही है हम करेंगे, हमारे पास मनी ट्रेल है, अभी आप जमानत दे दीजिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। ये बात हुई नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट की आप पूरा संज्ञान लेंगे, पूरा लाइंस पढ़ेंगे कोर्ट ऑर्डर की, उसमें ये है अगर ईडी के पास मनी ट्रेल होती तो संजय सिंह जी को जमानत मिलती ही नहीं, क्योंकि बाकी नेताओं को किसको जमानत मिली नहीं। ईडी चाहती है तभी जमानत मिल सकती है। जैसे छगन भुजबल के केस में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली, उनको जमानत मिल गई। शरद रेड्डी को जमानत मिल गई, संजय राउत को भी जमानत मिली। संजय राउत को भी पीएमएलए केस में ईडी ने अरेस्ट किया था, उनको जमानत मिली। उन्होंने कौन सा सरकार बना लिया भाई, महाराष्ट्र में कौन सा संजय राउत बीजेपी के साथ आके खड़े हो गए। इस तरह की बातें मत कीजिए पवन जी, मैं आपसे प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछ रहा हूं जी। यही तो ईडी एक्सपोज हो रही है कि ये जो आरोप लगाते उसको साबित नहीं कर पाते, मतलब सारे आरोप लगाकर साबित नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं हरनाम सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, अभी मेरे मित्र कह रहे हैं कि मनीष जी इन संजय जी के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं मिली इसलिए उन्हें आरोप मुक्त किया, ऐसा इनका कहना है। इसी सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर 2023 को मनीष सिसोदिया की जमानत में लिखा है कि इसमें 338 करोड़ की मनी ट्रेल साबित हुई। तो क्या उसी आधार पर ये मान लिया जाए कि मनीष लिखा हुआ है, ऑर्डर सुप्रीम, मैं बता रहा हूं ना, डेट बता रहा हूं, 30 अक्टूबर खन्ना ने कहा कि अरे विवेक जी 100 करोड़ का आरोप जो है संजीव, डिबेटेबल है। 30 अक्टूबर 2023 को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत इलेक्ट्रल बॉन्ड में। पवन जी होल्ड कीजिए थोड़ा सा। पवन जी कुछ पढ़ के सुना रहे हैं, पवन जी कुछ पढ़ के सुना रहे हो अदालत के हवाले से। देखिए अदालत के हवाले से कुछ पढ़ के बता रहे हैं, अगर गलत होगी तो अदालत की अवमानना का आरोप चलेगा। डॉक्टर साहब पे मैं यही, कौशल कांत मिश्रा जी पे मैं यहीं से कह रहा हूं जी। पवन शर्मा जी सुन लेते हैं, पवन शर्मा जी प्लीज। अरे पवन शर्मा जी प्लीज सुन तो लीजिए, 30 अक्टूबर चेक करे, सारी पब्लिक लोग चेक करे, सारे प्रवक्ता चेक करे, इवन आपके यहां फैक्ट चेक करवा लीजिए। 30 अक्टूबर 2023 को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका में जस्टिस संजीव खन्ना ने और एसबी भट्टी जी की बेंच ने कहा, अरे सुनिए ना, बीच में बोलिए, चेक करिए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 रुपए का मनी ट्रेल साबित हुआ है। और अच्छा, अरे झूठ बोलने की बात क्या करेंगे? अरे सुनिए, अरे भाई साहब पवन जी नोटिस भिजवा दीजिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए, अदालत से नोटिस भिजवा दीजिएगा आप लोग, सुन तो लीजिए कह क्या रहे हैं बीजेपी वाले। पवन जी होल्ड कीजिए, पवन जी प्लीज वेट कीजिए ना थोड़ा सा। कौशल कांत जी को अवधेश जी को लेकर आइए। पवन जी थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। पवन जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होल्ड कीजिए थोड़ा सा। पवन जी बोलिए, कौशल कांत जी बोलिए आप। पवन जी, आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस महान आदमी ने यह कहा था, जिस कट्टर ईमानदार ने यह कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आरोप लगने से पहले अगर किसी पर आरोप लगे तो उसे रिजाइन करके चला जाना चाहिए। ऐसे कट्टर झूठे बाज के लिए आप टीवी पे बैठ करके पवन जी क्यों अपनी भद पिटवा रहे हैं? ये सारे फैक्ट तो ऑफिशियल फैक्ट है ना। वो तो प्रवक्ता है, वो तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे ना, लेकिन ईडी ने विरोध नहीं किया आज जमानत का। ये बात चर्चा का विषय है। यहाँ पे हाई कोर्ट जी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रख रहा हूं ना, डेट बता रहा हूं, टाइम बता रहा हूं, जाके चेक करें। मनी ट्रेल साबित हुई, इसलिए मनीष सिसोदिया नहीं छूटे। जी ठीक है, अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, क्यों ईडी ने विरोध नहीं किया आज?
दूसरे मामले, पवन शर्मा जी थोड़ा सा होल्ड कीजिए ना। क्या होता है ना कि जब हम डिबेट करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो जब दूसरे का पक्ष सुनते हैं तो भी काफी चीजें समझ में आती हैं। इसलिए आप लगातार बोलेंगे तो मैं ना आपको समझ पाऊंगा, ना दर्शकों को आपको सुनवा पाऊंगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा विवेक जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हूं। पवन जी थोड़ा सा होल्ड कीजिए। देखिए, क्या सब्र का फल मीठा होता है, बहुत पुरानी कहावत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अवधेश जी कि भाई ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया? सर, ईडी चाहती तो कह सकती थी कि अभी अभी हम अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आए, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कराना चाहते हैं, बहुत सारी बातें उनके सामने बिठा के करवा सकती हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी प्रेशर में थी, या ये एलिगेशन सही है कि ईडी के पास मनी ट्रेल संजय सिंह को लेकर नहीं मिला, इसकी वजह से वो विरोध नहीं कर पाए? या फिर चुनाव से पहले जो ये एलिगेशन ईडी, सीबीआई, आईटी पर लगते रहे? मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सवाल लंबा होगा अवधेश जी। ये एलिगेशन जो लगता रहा है ईडी, सीबीआई, आईटी पर, वो एलिगेशन एक तरह से खत्म हो गया, खारिज हो गया कि भाई इस्तेमाल गलत किया जा रहा है? क्योंकि संजय सिंह एक फेस है आम आदमी पार्टी का, अगर वो बाहर आएंगे तो 24 के लिए अपनी पार्टी के लिए काम भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है कि कानूनी पहलुओं का राजनीतिक जवाब या राजनीतिक हमला राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसके आधार पर कोर्ट फैसले नहीं करती है, न इसके आधार पर अंदर कोर्ट में रणनीति तय होती है। मुझे तो बहुत खुशी है कि उनको जमानत मिल गई है, और मुझे तब खुशी होगी कि ये सारे लोग इस आरोप से मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट देश के सामने होगा कि ये सारे अगर भ्रष्टाचारी साबित हो गए तो भविष्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मेरी तो पहले तो वहाँ जाता है। दूसरी बात, अब आते हैं इसके मूल बात पर। देखिए, जो आप अभी बता रहे थे ना कोर्ट की, वो फैसले में नहीं लिखा है। वो कोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी, कई बार कोर्ट में ना जज और वकील के बीच बातचीत होती रहती है, तो जज कहता है मान लीजिए हमने ये लिख दिया तो आपके सामने समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी? तो ठीक है, हमको दोबारा आके बताइए। संजय सिंह इसमें कभी मेन एक्यूज नहीं रहे हैं जी। मेन एक्यूज जो है वो अभी जेल में है। संजय सिंह पर इतना ही था, जो दूसरी चार्जशीट थी उसमें ये दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बनाए थे, उन्होंने बयान दिया था कि भाई 2 करोड़ रुपया उनको भी पहुंचा है, क्योंकि वो सरकार की नीति थी। नीति बनाने में संजय सिंह कहीं नहीं थे, नीति के इंप्लीमेंटेशन में नहीं थे, नीति की वापसी में नहीं थे। लेकिन जब उनका मानना है कि जब पैसे आने लगे तो इनके घर पर भी पैसे पहुंचे हैं, और वो बाजाप्ता, जिसको उन्होंने कहा गलत नाम लिखा गया, 3 बार 4 बार नाम था, तो उसके आधार पर यहां तक आए हैं। ईडी इस समय रणनीति से भी काम करती है। कई बार उनके जमानत का मतलब यह नहीं है कि आगे उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कई बार नहीं, ये बात एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछी है। इसमें एक बात आज मैं ये भी पढ़ रहा था कि इस केस में फैसला आने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर वो दोषी करार दिए जाते तभी उनको अब इसके बाद अरेस्ट किया जा सकेगा। ये भी मैं पढ़ रहा था कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसमें केवल देखिए ऐसा है कि आज उन्होंने जमानत दे दिया है। जब इसने कहा कि हमको विरोध नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इनकी आवश्यकता है आपको, क्या इनकी, तो पहले तो एएसजी ने कहा कि हमको थर्सडे के लिए टाइम दीजिए, लेकिन जब विपक्ष के वकील ने, जब उनके वकील ने कहा कि नहीं आज फैसला इस पर होना चाहिए, तो बाद में तो एक रणनीति होती है, क्योंकि ये रणनीति यह है कि इन पर विशेष चार्ज है ही नहीं। अभी वो सामने आए हैं दिनेश, और अभी अरविंद केजरीवाल के आमना सामना दिनेश अरोड़ा से पहले कराना है, उसके बाद बाकी लोगों से होगा। नहीं, कुछ लोग तो ये भी क्या आसमान के चल रहे हैं तो इसलिए अरविंद जी भी जल्दी बाहर आ सकते हैं, उनको भी बेल मिल सकती है। मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बेल लोगों का अधिकार, लेकिन मैं फिर नहीं, बेल लोगों का अधिकार है। सामान्यता अगर पूछताछ की बहुत आवश्यकता नहीं है तो जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि जमानत होने का ये मतलब नहीं है कि दोबारा गिरफ्तार नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। अभी सीबीआई तो उस ढंग से अभी पेश आ नहीं रही है, सीबीआई से ही मामला गया है। इस मामले में ये फैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं एक बार फिर से आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा। हरनाम जी के पास जा रहा हूं, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता छोड़े हुए। हरनाम जी, अभी तक ये एलिगेशन बार बार विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा था, अब ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से कि ज्यादातर मामलों में इस तरह के बेल देखे गए। अब देखिए कि संजय सिंह को बेल मिल गया और चुनाव से पहले मिला, इलेक्शन से पहले मिला, तो ये बार बार जो ईडी सीबीआई के गलत एलिगेशन का आरोप लग रहा था, क्या वो आरोप निराधार था? अगर आज भी ईडी की कोशिश रहती तो बेल को अपोज कर सकती थी, उसके बावजूद उनको बेल मिलता नहीं मिलता है, कोर्ट डिसाइड करता फैक्ट और एविडेंस के आधार पर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जो देश की न्यायिक प्रणाली है, कांग्रेस पार्टी इसमें हमेशा से विश्वास करती थी, करती है और करती रहेगी। और न्यायपालिका ने हमेशा एक नजीर पेश की है, चाहे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हुए हैं उसको खुलवाने का काम किया हो,
देश में सबसे बड़ा महाघोटाला इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो हुआ उसको एक्सपोज करने का काम किया। आज संजय सिंह जी की जो बेल हुई है इसमें भी ईडी की बात सुन लीजिए। ईडी जब 6 महीने तक कुछ पेश नहीं कर पाई और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाकर उनको बेल दी है। और जहां तक ईडी की और सीबीआई और इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं, तो ईडी के 90-95% केसेस ऐसे हैं जिनमें वो आज तक किसी को कन्विक्शन ही नहीं करा पाई है। एक तरीके से देखा जाए तो ईडी का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब रहा है और इस देश की न्यायिक प्रणाली जो है वो हमेशा समय समय पर सरकार को आईना दिखाती रहती है और इन एजेंसीज को भी दिखाती रहती है कि आप किस तरीके से गलत कर रहे हैं। और चुनाव से पहले एक अच्छी नजीर पेश हुई है, क्योंकि चुनाव में एक बराबर का जो मैं समझता हूं भागीदारी सबकी होनी चाहिए। हमारा पहले भी ये कहना था, हम इस कथित शराब घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भ्रष्टाचार का हम पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन टाइमिंग जो है या समय जो है, जिस वक्त चुनाव की आचार संहिता लागू होगी उस वक्त आप 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अंदर कर दें, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दें, ये एक गलत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन हरनाम जी, इसका इलेक्शन से क्या लेना देना? आप ये कह रहे हैं इलेक्शन को देखते हुए, भाई अभी तो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के पास है, आदर्श आचार संहिता के आने के बाद। दूसरी बात ये कि बेल भी अभी चुनाव से ठीक पहले मिली है। आप लोग, एक बात और है कि आप लोग जब केजरीवाल जी की अरेस्टिंग होती है तो बहुत बड़ी रैली करते हैं, लेकिन आप लोग झारखंड नहीं जाते हैं, रांची नहीं जाते हैं, हारमू मैदान मैंने सुना कोई बहुत बड़ी रैली हो गई। तो सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह से अगर ईडी और के एक्शन पर, करप्शन के एक्शन पर सियासत होगी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। हरनाम जी, इसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं कलेक्टिव जवाब के लिए। हरनाम जी, आप जो झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में कांग्रेस पार्टी का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस से सरकार चल रही है। बिल्कुल है, और बिल्कुल है। हमने ही समन्वय बनाकर जैसे ही वहां पर गए, हमने उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाकर अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वहां पर हम उनके सरकार में सहयोग समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पर हमने उनका समर्थन किया नहीं किया, यहां किया। हम पूरा इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी एक बड़े दल के नाते, सबसे मुख्य विपक्षी होने के दल के नाते कंधे से कंधा मिलाकर पीछे नहीं, एक कदम आगे खड़ी है और आगे खड़ी रहेगी। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले इस तरह का किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी विपक्ष को बराबर का मौका नहीं देना चाहती। अब तो बेल मिल गया संजय जी को, अब तो ये कहा जाएगा कि भाई अब बताइए उस एलिगेशन का क्या हुआ कि जो बार बार लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। अब तो संजय सिंह मैदान में, हो सकता है कल को कुछ और नेता इलेक्शन से पहले बाहर आ जाए, फिर बाकी इस तरह के बयानों का क्या होगा? विवेक जी, हमें लगता है बीते 1-2 दिन में एक बदलाव दिख रहा है। आईटी आगे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम कांग्रेस के खिलाफ में कार्रवाई को इलेक्शन तक रोकना चाहते हैं। ईडी आगे बढ़कर के बोल रही कि हम विरोध नहीं करेंगे बेल का। ये बदलाव क्यों दिख रहा है? ये मार्केबल बात है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो बताया कि लोकतंत्र खतरे में है और अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है देश में, देश की संवैधानिक संस्थाओं को देखना चाहिए किस बात का ये देश में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि अपोजिशन की पार्टी का खाता ही सीज है, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। ये जो बातें उन्होंने रखी थी उसका, और साथ में ये भी कहा था कि बीजेपी की सरकार हमेशा रहेगी, ऐसा भी नहीं है। और बाद की जो भी बातें आपको पता है, तो उसके बाद मुझे नहीं पता, बताइए दर्शकों को बात की बातें क्या थी। सबको पता है, नहीं पता है प्रेम कुमार जी, बताइए ना क्या थी बात की बात। तो वो उन्होंने कहा था कि ये जो परिस्थिति है, बीजेपी की सरकार हमेशा रहने वाली नहीं है और जब कभी भी सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र के लिए खतरा बने जो लोग हैं वो ऐसी परिस्थिति। ये नहीं कहा था लोकतंत्र के लिए खतरा बने लोग, उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, हमारे ऊपर ऐसा करके नहीं कहा था। वो समझ लीजिए वो बहुत ग्रे एरिया है जहां पर कि आप भी सोच रहे हैं क्या बोलें, लेकिन वो इन्होंने कहा था वो परिस्थिति नहीं होने दी जाएगी, ये समझ लें। यानी एक तरह से चेताया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये बयान मुझे अभी 10 मिनट में चाहिए पीसीआर से, मैं बोलूंगा मेरे सहयोगी सनत को मैं बोलूंगा कि ये बयान मेरे पास लाएं। राहुल गांधी जी ने जो 2 दिन पहले कहा, ये बयान सुनवाना जरूरी है क्योंकि प्रेम कुमार जी ने कोट कर दिया है और वो एग्जैक्ट लाइनें मेरे पास भी अभी नहीं आ पा रही हैं, तो मैं राहुल जी का वो बयान सुनना चाहूंगा। लेकिन वो थ्रेटनिंग वाली भाषा बीजेपी ने बताई थी, उसको मैं कौशल कांत जी के पास जाऊंगा। उसको लेकर आज भी प्रधानमंत्री का बयान आया है।
आज भी प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के मंच से उस बयान को कोट किया प्रेम कुमार जी। राहुल गांधी जी ने कहा जब हमारी एक सेकंड प्रेम जी हमारी सरकार होगी तो ऐसी कार्रवाई होगी। उन्होंने यही पंक्ति थी, ऐसी कार्रवाई होगी कि ये कभी नहीं होगा, माने वैसी कार्रवाई कभी नहीं होगी। तो एक प्रकार से धमकी थी। तो बाकी आप कहें उसके बाद मैं आगे थोड़ी और बात रख लेता हूँ। उसके बाद से इसके बाद देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर असर पड़ा ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वो भी धमकाने वाली भाषा है। वो कह रहे हैं कि जो लोग ईवीएम से इलेक्टोरल बॉन्ड पर उछल रहे हैं, है ना, इसका उन लोगों को पछताना पड़ेगा, ये बात भी वो कह रहे हैं। तो भाई उछलने वालों में इसका भी सारे माने मतलब लिए जा सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो अचानक बदलाव आया, आईटी में आया, ईडी में आया, ये सब बदलाव आया और इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए भाई। ये सब बोलेगा, फिर बात काट गए आप। ये सब बदलाव आया क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन सरकार में आ रही है, ये आप समझ सकते हैं। हम ये तो मतलब निकालने वाली बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली लाइन मुझे चाहिए जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। सरद मुझे प्लीज वो बाइट दीजिएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी जान रहे हैं कि 24 में महागठबंधन की फुल मेजोरिटी वाली सरकार आ रही है, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तब ये बदलाव दिख रहा है। बड़ी बात खुलकर कहिए ना प्रेम कुमार जी। देखिए खुला मंच है, आजाद देश है, लोकतंत्र है, संविधान है, सब कुछ है, कहीं किसी चीज का कोई खात्मा नहीं हुआ है, कुछ भी संकट में नहीं, आप खुलकर कह सकते हैं। राहुल जी भी कहते हैं हमारी सरकार आ रही है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। बोलिए। छिपकर बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं छिपकर ही, मैं खुलकर बोलिए, मन में कुछ दबाइए मत। तो जो बात कही गई, हम कह रहे हैं ना, ये सिम्टम्स अचानक क्यों हुआ, क्यों सेंट्रल एजेंसियां अपने रुख को अचानक इस वातावरण में रखने लगी कि इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको। भाई संजय सिंह को छोड़े, अब 15 अप्रैल को अब अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगे, या इस तरह के सब लोग इलेक्शन लड़िए, बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं कौशल कांत जी से इसका जवाब लूं। अच्छी बात है जी, कौशल कांत से इसका जवाब लूं, उसके बाद अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पवन जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी का बयान मेरे पास आ गया, मैं दर्शकों को सुनवाता हूं। राहुल जी ने इक्वली क्या कहा था, मतलब एग्जैक्टली क्या कहा था, और साथ ही साथ सभी मेहमानों को भी विंडो में रखिएगा उस बयान के साथ। सुनवाइए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। बीजेपी की सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी फिर से ये कभी नहीं होगा। ये एग्जैक्टली लाइन प्रेम कुमार जी, कोई एतराज तो नहीं? मैंने बाइट सुनवा दी, कोई दिक्कत तो नहीं प्रेम कुमार जी? मुझसे कोई दिक्कत नहीं, मुझसे कोई परेशानी तो नहीं? मैंने जी अच्छा हुआ, क्लैरिटी आ गई, याद दिया नहीं तो हम डॉक्टर साहब के पास जाऊं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े हुए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, मुस्कुरा लीजिए आप, 4 जून तक का वक्त है। देखिए राहुल जी की बयान भी आ गई है और केंद्रीय एजेंसियों का रुख भी बता रहा है, जैसे कि प्रेम कुमार जी इशारा कर रहे हैं। जी विवेक जी, देखिए राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, सर्वमान्य, ठीक, और उन्होंने जिस तरह से कार्यपालिका को धमकी दी है, तो इससे लोकतंत्र एकदम पहलवान हो गया है, लोकतंत्र मजबूत हो गया है, और लोकतंत्र अब अमर हो गया है। ठीक है, अरे ये कांग्रेस के लोगों की क्या बात करें। अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहां पे बैठ करके आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आज, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का हाल तो यहां छोड़िए, कांग्रेस के जो लीडरशिप है उसने राजीव गांधी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हत्यारे की जब बेल हो रही थी तो उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि उसमें उनको वोट बैंक नजर आ रहा था, गद्दी नजर आई थी। ये सच्चाई है, चेक कर लीजिएगा। तो आज जिस आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस दिल्ली से नदारत हो गई है, एक वोट, एक सीट नहीं मिलने वाली है, आज उसी आम आदमी पार्टी के गोद में बैठ करके कांग्रेस दोबारा सपना देख रही है, वो जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और हरनाम जी को और कौशल कांत मिश्रा जी को विंडो एक स्क्रीन पर लेकर आइए। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और जनता कह रही है यही चुना था, यही चुनेंगे, सही चुना था, सही चुनेंगे। भाजपा तड़ी पार। और जो लोग राम का लाए हैं, जनता उनको लाएगी, ऐसा जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां घबराई हुई हैं, जैसा कि अभी प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, ये भी अचानक रुख में बदलाव क्यों दिख रहा है?
अभी आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हम चुनाव तक कम से कम कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, आयकर वाले मामले में, आईटीआर रिटर्न वाले मामले में। आज ईडी ने कहा कि भाई हम संजय जी के बेल का विरोध नहीं करते। क्या ये रामलीला मैदान की रैली का असर है, एकजुटता का असर है? मैं हरनाम जी, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। कौशल कांत जी, देखिए, इनको तो ये किसी भी छोटी चीज पे, अभी कल तक अरविंद जी जब गिरफ्तार होकर जा रहे थे तो लोकतंत्र मर गया था। आज जब संजय जी को बेल मिल दी कोर्ट ने तो ये लोकतंत्र दोबारा जिंदा हो गया। तो इनकी बातें जो रोज बदलती रहती है, इनकी चिंता न कीजिए। पानी घोटाला इन्होंने किया, बिजली घोटाला इन्होंने किया, फर्जी स्कूल का घोटाला इन्होंने किया, बस घोटाला इन्होंने किया, शिक्षा मंत्री बन करके शराब घोटाला इन्होंने किया, और उसी चक्कर में सबके सब जेल में है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री रहे हैं जिन्होंने शराब का घोटाला करके स्कूलों, मोहल्लों, घर के बगल में शराब की दुकान खोली। क्या ये सही नहीं है कि 170 जवाब देना चाह रहे हैं आपको? क्या ये सही नहीं है 2% से लेकर 12% कमीशन पे फिक्स किया गया, जिसमें 6% इनके पास जाने की बात की गई? क्या ये बात सही नहीं है कि 144 करोड़ रुपए का माफीनामा इन्होंने माफ किया इन्होंने इन्हीं शराब एजेंसियों को कोविड के नाम पे? जब कोविड में पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, तब ये शराब बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ये चार्जेस अभी प्रूव होंगे। कौशल कांत जी, हरनाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हरनाम जी, आपका जवाब। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने शहीद राजीव गांधी जी का जिक्र किया। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, और राजीव गांधी के परिवार ने, सोनिया जी ने और प्रियंका जी ने जाकर उन हत्यारों से उनको जाकर बात करी और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कहा, पेश किया। अरे भैया सुन तो लीजिए मेरी बात। उन्होंने खुद अपने तरीके से परिवार के तौर पर कहा कि इनसे जो गलती हुई है, हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि इन्हें समय याचना दे दी जाए, जो इन्हें मैक्सिमम सजा मिली है उसमें कुछ कमी कर दी जाए। ये उनकी ये उनका एक तरीके से बड़ा केवल वोट बैंक की वजह से कहा ना। इंसानियत, आपको चुनाव में फायदा लेने की इंसानियत नहीं है, चुनावी फायदा लेने के लिए तमिलनाडु में चुनावी फायदे के लिए कहा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की गोद में क्यों बैठे हैं? आम आदमी पार्टी, आप कांग्रेस तो क्रेडिट लेती थी कि उसने शराब घोटाले को उजागर किया, फिर कांग्रेस आज शराब घोटाले वाले। ठीक है, कौशल कांत जी सुन लेते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए कौशल कांत जी, एक एक करके। कौशल कांत जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ हरनाम जी। अरे भाई साहब, मैं सुन तो लीजिए आराम से। पहली बात, मैंने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे और दूसरी पार्टी हो, ये इस वक्त इंडिया अलायंस का एक गठबंधन का पार्ट है और हम इनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। एक बात। दूसरी बात, जो आप बार बार कथित शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, हम पहले से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड है कि अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ है, अरे भैया हम कह रहे हैं ना, एजेंसियां जांच कर रही है ना, हमारा न्यायपालिका पे भरोसा है, आप भी न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। हम कह रहे हैं जांच एजेंसियां कर रही हैं, केवल हम उनकी टाइमिंग पर बात रख रहे हैं कि टाइमिंग अगर जो थी, ये शराब घोटाले का काम 1 साल से चल रहा था। आज ऐसा कोई इतनी आपाधापी नहीं आ गई थी कि अभी चुनाव आचार संहिता जारी होगी और एक मुख्यमंत्री को आप अंदर कर दीजिए। 2 महीने बाद जून में भी ये इन्वेस्टिगेशन चालू की जा सकती थी, तब भी बात की जा सकती थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हरनाम जी, इन्वेस्टिगेशन तो 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहा हूं, पवन जी के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत पहले से चालू थी, 9 समन केजरीवाल जी को जा चुके थे। वही हमारा कहना है कि अब फिर इतनी हड़बड़ाहट एजेंसी को ऐसी कौन सी आ गई थी कि वो अभी चुनाव को एक तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तंग करने के लिए, ताकि वो चुनाव में पार्टिसिपेट ना कर सके, चुनाव में अपनी पार्टियों का प्रचार ना कर सके, ये इस तरीके से रोकने का काम एजेंसियों के द्वारा भारतीय ठीक है। कौशल जी आपका पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे हैं, लेकिन कौशल कांत जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक डोमेन में भी और सोशल मीडिया पर भी। मैं आऊंगा, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। इसके बाद पवन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या 24 के चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ हो जाए और एनडीए का जो कुनबा है वो एक तरफ हो जाए, और वो स्पष्ट हो जाए कि भाई मुकाबला किन 2 धड़ों में है? इसमें कोई पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए पूरे देश में। क्या ये सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप पहले तो प्रेम कुमार जी के बाद मुझे बुलाते तो जरा आनंद आता, 2 पत्रकार आमने सामने होते, लेकिन आपने बुला दिया। पहले मैं एक गालिब के शेर है जी कि हाँ, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के ये ख्याल अच्छा, गालिब ख्याल अच्छा है। गालिब ख्याल अच्छा है। तो वही प्रेम जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा किया
और सारी एजेंसियां डर गई कि अरे तो सरकार आने वाली है, जल्दी जल्दी छोड़ो सबको। तो वो फिर इनको हो अगर ये बाल सुलभ सपने देख करके और इस प्रकार से अगर टिप्पणियां करते हैं इनके जैसा सीनियर पत्रकार, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन समस्या ये होती है कि जब इनका प्रेम इस समय विपक्ष के लिए उमड़ने लगता है तो उसमें बाल सुलभ नहीं, इसमें क्या समस्या है आपको? नहीं, आप उनका प्रेम अगर विपक्ष को लेकर उमड़ रहा है, पहले सुन लीजिए, शब्द मैंने रामलीला मैदान में रामकृपाल जी मेरे ओर से कह रहे हैं, वही नहीं, मैं कह रहा हूं, वही राहुल गांधी जी जब रामलीला मैदान में आते हैं तो कहते हैं 400 पार का मतलब मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है। वहां वो नहीं कहते मैच फिक्सिंग है, मतलब वो मान रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, मैच फिक्स है, ये सब संस्थाएं मिली हुई है। दूसरे नेता यही कहते हैं। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार से अगर सपने दिखाएंगे तो विपक्ष का भी कल्याण नहीं होने वाला है। जैसे कोरोना के बारे में राहुल गांधी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राहुल गांधी के एक शब्द से सब कोई डर जाते हैं। ये ही समस्या होती है कि हमारे विश्लेषक लोग भी उस सच्चाई को देखने की बजाय एक वातावरण बना रहे हैं कि सरकार जा रही है, इसलिए एजेंसियां उनके प्रति जो है वो लॉयल हो रही है। दोनों आईटी ने, इनकम टैक्स ने अभी तक कांग्रेस के खाते को डीफ्रीज नहीं किया है, केवल ये कहा है कि 3600 करोड़ रुपए का जो हमारा नोटिस है उस पर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, इतना ही उसने कहा है। और मैं ये मानता हूं कि भाई राजनीतिक पार्टियों पर ये जो अभी जिस ढंग से जुर्माना लगाया जा रहा है, मेरे के लिए भी हैरत है, लेकिन हम लोग इनकम टैक्स का जो लोग केस लड़ते हैं, अगर आप समय पर नहीं देंगे तो रेकरिंग करते करते आपके हमारे भी नोटिस आएगा और आप समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो 5 लाख रुपया जो है 50 करोड़ तक पहुंचा देते हैं वो करते हुए। पुरानी बीमारी है उनकी, ये कांग्रेस की देन है। इसीलिए जो जितना चीज है उतना ही पेश करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, संजय सिंह कभी इसके मेन एक्यूज नहीं है, प्रेम जी को अच्छी तरह मालूम है। दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद उनकी अरेस्टिंग हुई क्योंकि पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे थे। अब इस समय उनकी जरूरत ईडी को नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि फैसले में भी संजय सिंह मेन एक्यूज साबित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कहीं मेन एक्यूज नहीं है, ना वो मंत्रिमंडल में है, ना सरकार में है, ना उस ढंग से कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक सामान्य सा फैसला है, इसको राहुल गांधी से जोड़ना, उस राहुल गांधी के बयान क्या मतलब, वो एक तर्क को भी हास्यास्पद बना देता है। जी देखिए प्रेम कुमार जी, जो दिख रहा है उसको नहीं देखना, ये अब नहीं देखना चाहते तो अब मत देखिए, लेकिन यही आईटी लगातार, इसके अगला प्रोग्राम भी बता चुकी थी कि पूरे कांग्रेस के कार्यालय दफ्तर सब सील किए जाएंगे इसी रिकवरी प्रोसेस में। अब वो बैक कर गई है, तो इसके कारण क्या है? इसके कारण बैक नहीं किया, बैक करना ही है ना। जब आप इलेक्शन तक आपने कहा कि हम नहीं करेंगे, एक्शन को होल्ड कर रहे हैं, तो अपने कदम को तो पीछे ही खींचना हुआ। तो ये क्यों किया गया? इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाने की जिम्मेदारी आईटी ने ले ली भाई, इससे पहले तो नहीं ले रही थी। इलेक्शन कमीशन ने ली होगी, आप लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। सर 90 के दशक के नोटिस मैं पवन जी के पास चले जाऊंगा, समय में दिया जा रहा था, तब इलेक्शन का प्लेइंग फील्ड समझ में नहीं आ रहा था। अब वो पीछे हटे हैं, तो क्यों हटे हैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवधेश कुमार जी को पसंद नहीं आ रही है बात। मेरे पसंद का क्या है सर? आप तो वो जो मतलब आज तो मुझे आपको देख के कई शेर याद आ रहे हैं कि रोशनी फैली तो सबका रंग काला हो गया, कुछ दिए ऐसे जले कि हर सू अंधेरा हो गया। तो आज ऐसे दिए आप जला रहे हैं कि सब कुछ अंधेरा होते जा रहा है, सच जो है झूठ और झूठ जो है सच दिख रहा है। इसमें ऐतराज क्या है? अगर कोई ये माने कि भाई विपक्ष की सरकार बन सकती है तो आपको इसमें क्यों ऐतराज होना चाहिए? उनके मानने पर मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने मुझे बुलाया है तो मैं इंडिया डेली नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि मुझे गाना याद आ रहा आपके लिए कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। पवन कुमार जी के पास जा रहा हूं। पवन कुमार जी, जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि क्या वाकई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई, मैं हरनाम जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड में आ रहा हूं। पवन कुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, काफी देर से जो इन्होंने मेरे को कहा मैं वो बता रहा हूं जी। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे साथी अभी बात कर रहे थे राहुल जी के बारे में, राहुल जी ने वहां पर कहा कि 400 पार उन्होंने मान लिया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि राहुल जी का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं, प्लेयर्स खरीदकर, कैप्टन को डराकर, अंपायर पर दबाव कर और ईवीएम के दम पर 400 को पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह सब मिलाकर भी 180 पार करने के हालात में नहीं है। चलिए, ये तो 4 जून को तय हो जाएगा ना हरनाम जी, 4 जून को तय हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, पवन जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। पवन जी, अब तो ये इल्जाम नहीं लगेगा कि भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है,
अब संजय जी बाहर आ गए, आज भी एलिगेशन नहीं, अगर दुरुपयोग हो ही रहा होता तो आज भी ईडी अड़ंगा लगा देती कि भाई हमें अभी और सवाल जवाब करने में, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में, सवाल पूछना है अभी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईडी के दुरुपयोग की जो बात आप कर रहे हैं उसको, फैक्ट्स को आप साफ साफ रखिए कि ईडी आज कोई भी मनी ट्रेल नहीं दे पाई। इसकी वजह से कोर्ट को जमानत देनी पड़ी संजय सिंह जी को। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि इनके नेता जेल में है, इनके नेता कैद में है, मैं इनको बता देना चाहता हूं, राम भक्त हनुमान को भी रावण ने कुछ समय के लिए कैद कर लिया था। रावण को लगा कि लंका बच गई, लेकिन लंका जली ना। संजय सिंह जी आज मंगलवार के दिन जेल से बाहर आए ना। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति में नहीं आएंगे। पवन जी जरा समझाइएगा, मंगलवार और ये एक सेकंड में, मंगलवार और संजय सिंह जी का कनेक्शन क्या है? हनुमान जी देखिए, समस्या कौशल कांत जी थोड़ा धीरज रखिए, कौशल कांत जी थोड़ा धीरज रखिए, सब रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कैसे बन गए पवन जी? हाँ पवन जी। हाँ विवेक जी, वही कहना चाह रहा हूं, भाजपा की समस्या वही है कि इनको दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 3 बार प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री कैसे बन गए। उन्होंने अच्छे स्कूल कैसे बना दिए, अच्छे अस्पताल कैसे बना दिए, बिजली पानी मुफ्त कैसे कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी उनको हरा नहीं पा रही तो जेल में डाल के हरा पा रही है। समस्या भाजपा की यही है। आज तक हम इनसे ये कहते आए, इनको एक्सपोज करते आए कि बताओ पीएमएलए में सबसे बड़ा काम क्या होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है, मनी ट्रेल होती है, जो कि ईडी को साबित करनी है। ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाई और संजय सिंह जी के केस में यही हुआ। जब मनी ट्रेल नहीं मिली तो संजय सिंह जी को बेल मिल गई। तो भाजपा जब ये कहती है आम आदमी पार्टी के किसी नेता पे मनी ट्रेल नहीं मिलती, लेकिन एक सवाल और आपसे लूंगा, बाकी आपके एलिगेशन का जवाब कौशल कांत मिश्रा जी देंगे। ठीक है, मनी ट्रेल आपने, एक सेकंड पवन जी, आप ये कह रहे हैं, पवन जी एक सेकंड जी, पवन जी आप ये कह रहे हैं मनी ट्रेल नहीं मिली तो बेल मिल गई, तो मनी ट्रेल नहीं मिली तो इस मामले में सीधा फैसला ही आ जाना चाहिए था। आएगा, बिल्कुल फैसला आएगा निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी की ईडी एक्सपोज हुई आज, और आने वाले समय में देखिएगा भाजपा के पूरा षड्यंत्र एक्सपोज होगा। जब से इंडिया अलायंस की रैली हुई है भाजपा घबरा गई है, प्रधानमंत्री जी घबरा गए। अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है मोदी जी को, सपने में आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैं अपने सहयोगी सनत से पूछना चाहूंगा, अगर वो रैली की तस्वीर हो तो जरा लेकर आइएगा। वो जो रैली रामलीला मैदान में हुई थी, जिससे कह रहे पवन शर्मा की भाई भाजपा को डर लगने लग गया है, इंडिया अलायंस डर रहा है, इससे घबरा रहा है। कौशल कांत मिश्रा जी आपका जवाब, क्या 27 दलों के, ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 27 दलों के इस मेल मिलाप के बाद क्या बीजेपी एनडीए घबराने लगी है? एनडीए की 40 हैं पार्टियां, ईडीसीए मिला के 43 हैं। नहीं, वो तो उनकी जितनी रहे, लेकिन आप लोग 27-28 मिले थे ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, सवाल आपको लेकर पूछ रहा हूं। कौशल कांत मिश्रा जी, नहीं, ये कहते हैं ना विवेक जी कि शेर अकेला है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि इनके 40 + 3 43 हैं। ये थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा। शेर अकेला काफी होता है कौशल कांत मिश्रा जी? नहीं, शेर वैसे झुंड में शिकार करता है, टाइगर अकेला काफी होता है। कौशल कांत मिश्रा जी, भाजपा कहते हैं ना कि शेर अकेला है, तो शेर अकेला है तो 43 पार्टियों के साथ में चुनाव। अच्छा, हाँ ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी आपका जवाब। विवेक जी आवाज साफ नहीं आ रही, सवाल दोबारा पूछेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि 27 दलों के गठबंधन से, रामलीला की रैली से आपको डर लग रहा है। पवन शर्मा जी के आरोप है, प्रेम कुमार जी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आप लोग रामलीला मैदान वाली रैली से घबराए हुए हैं, इसलिए अब इस तरह के जो फैसले हैं वो सामने आ रहे हैं। चाहे वो ईडी का फैसला रहा हो कि हम विरोध नहीं करेंगे, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट का फैसला रहा हो कि भाई हम चुनाव तक एक्शन नहीं लेंगे, चाहे कोई और फैसला रहा हो। देखिए, यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने स्टेज से बोला है कि मैच फिक्स हो चुका है, ईवीएम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि 2024 में तो ये हार ही चुके हैं। ये 29 या उसके बाद 2035 की बात कर, 34 की बात करें तो समझ में आता है वो भी कुछ नहीं होने वाला है। इनकी बेरोजगारी और इनके ऊपर जो महंगाई लग रही है, ये 2047 तक दूर नहीं होने वाली है। क्योंकि अब दोबारा बोल रहा हूं और कई बार बोल चुका हूं कि 7 करोड़ की गोभी गमले में नहीं उग पा रही है। सफाई महोत्सव आजकल बंद हो चुका है। 9 एकड़ की जमीन पे 700 एकड़ का इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल नहीं होता है। अब काले धन का व्यापार बंद हो चुका है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे, ये बताइए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले बिल के पहले, क्या राजनीतिक दलों को पैसे नहीं मिलते थे?
उसका किसी का कोई हिसाब तो 15 लाख मिल है, गए। कोई ट्रेल है, कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 15 लाख संसद मिल से गए, पास हुआ 18 बिल करोड़ था, नौकरियां मिल गई, उस बिल के महंगाई कम हो ऊपर गई, जो डॉलर कानून 1 रुपए का व्यवस्था हो थी गया, वो चली। डीजल पेट्रोल 30 सुप्रीम रुपए का कोर्ट हो को गया। लगा कि वो असंवैधानिक है। सब मुफ्त हो कम गया। से कम अभी और सारे जो आपने काले सब और कुछ गोरे हमको धन वाले लगा हैं दिया, वो देश को देखे तो कर्ज जा में ला सकते दिया, हैं। तू दही पे टैक्स कांग्रेस लगा दिया, सरकार ने पहली बार तो ब्लैक कर्ज में टैक्स लगाया, कांग्रेस दूसरी सरकार ने तो बार भारतीय ब्लैक जनता पार्टी मनी लगा है, को अपना देश को व्यापार इतना बना खोखला रखा कर है, दिया है, केवल इनको और दूध केवल अपनी लगाना सत्ता पड़ रहा है। प्रमुखता अरे में भाजपा ने जिस इतने तरह काम से किए देश होते, में इमरजेंसी 15 लाख के लगाई नाम थी, पे वही कोई वो भी चाहते भाजपा हैं। मिली जिस में तरीके से अपने रॉबर्ट काम के वाड्रा नाम पे प्रधानमंत्री वोट नहीं बनाए मांग रहा है। थे, इनको जी। जब जिस एक एक करके, एक एक करके, पवन जी, एक एक करके। पवन जी, एक एक करके, एक एक करके। पवन जी, मैं आ रहा हूं, पहले हरनाम जी के पास जा रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सीबीआई आगे बढ़ के एक्शन ले रही है तो इनको देखिए, कष्ट हो शरद रहा रेड्डी है, पे मुझे अब बड़ी- इनके पेट में बड़ी दर्द हो रहा बेचैनी हो रही है। है अब कि भाजपा सीबीआई भी जानना चाहता है, पिंजरे 60 का करोड़ तोता रुपए नहीं क्यों लिए? है। रिश्वत क्यों सुप्रीम खाई कोर्ट शरद अब रेड्डी ये से? कह रही है कि एक्शन ज्यादा लिया जा रहा है और सारी बड़ी मछलियों पे काम हो रहा है। आप ही अगर बताइए, कौशल जी अभी अगर तक जवाब पिछली दे देंगे, सरकारों मैं में इनको कभी करप्शन के खिलाऊंगा। मामले में कोई नेता जेल गया? कौशल जी जवाब लालू जी दे दीजिए, कन्विक्ट शरद हो गए, रेड्डी से लेकिन 60 बाकी करोड़ सारे रुपए की नेता रिश्वत कभी नहीं क्यों जाते खाई? थे। अब कम से CBI कम IT के जो रेट के मोदी जी बाद ने कहा भारतीय था जनता न पार्टी ने खाऊंगा न खाने दूंगा, 100 उस करोड़ परिपाटी रुपए पे के चलते इलेक्ट्रल हुए बॉन्ड क्यों काले धन पे लगाम लग रही है। सारे भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं, सारे परिवारवादी घर बना रहे हैं क्योंकि उनके परिवार का बिजनेस बंद हो रहा है, उनकी महंगाई दर बढ़ गई ठीक है, एक एक करके मैं हरनाम जी के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसके बाद हरनाम जी के पास जा रहा हूं। हरनाम जी कुछ कहना चाह रहा है। हरनाम जी प्लीज, कौशल जी प्लीज वेट कीजिएगा। से जनता बहुत खुश ठीक है। और वो ये कह रही है जी। कि अब अरे की भाई बार साहब, बहुत देर 400 होगी। पार, अब की बार 400 पार, ठीक है। फिर एक बार हरनाम जी, मोदी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरनाम जी प्लीज। हाँ, हाँ हरनाम जी बोलिए, बोलिए। ऐसा ये भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, इनको बोलो पानी पी लें। ऐसे ही प्रमोद महाजन जी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इंडिया शाइनिंग, भारत उदय का नारा लगा रहे थे और डब्बा गोल हो गया था। ऐसे ही इस बार ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आप देखिएगा इनका डब्बा गोल हो जाएगा। जहां तक कि बार बार राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने उस दिन अपने ट्वीट के माध्यम से और रामलीला मैदान में भी ये कहा कि ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये एक तरीके का जुमला, ये 180 सीट से भी ज्यादा पार नहीं कर पाएंगे। असलियत में तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी घबराए हुए हैं और इस तरह बुरे तरीके से घबराए हुए हैं कि ये विपक्ष के नेताओं को आयतित कर कर, हाथ जोड़कर, उनको राज्यसभा का लालच देकर, मंत्री बनाने का लालच देकर, इनके पास कैंडिडेट तक अपने नहीं है। आप समझ लीजिए 400 पार का नारा करेंगे, इनके पास 100 कैंडिडेट में लड़ाने वाले नहीं है। तो ये भाई साहब से जरा पूछ लीजिए। और जहां तक ये बात कर रहे हैं काले धन की, तो काला धन, जैसे इनके बाबा रामदेव साहब कह रहे थे ना, काला धन एक जुमला है, काला धन कभी नहीं आया। और वो रामदेव जी जितने आंकड़े बता रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर, आज कहां पर है वो? मुंह छुपा रहे हैं। 15 लाख का ऐसे इनके गृह मंत्री थे, 15 लाख का इनके खुद के गृह मंत्री कह रहे थे कि जुमला, गठबंधन और कांग्रेस जुमला है। कौशल कांत जी एक एक करके, कौशल कांत जी एक एक करके, कौशल कांत जी प्लीज, अरे भाई कौशल कांत जी एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हरनाम जी, अब लूट वो बताएंगे जिन्होंने केवल 10 साल में देश में भारतीय जनता पार्टी के हजारों दफ्तर बना दिए, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके, जो पूरे देश को 2 या 3 कारोबारियों के हाथ में बेचा हुआ है। आज वो इस देश में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, मैं समझता हूं सारे लोग त्रस्त और ग्रस्त है मोदी जी से। इसीलिए ये सरकार के बदलने का समय आ गया, इसीलिए इतनी हड़बड़ाहट है, घबराहट है। और राहुल जी का तो फोबिया पूरी भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे भारत में एक नई क्रांति पैदा कर दी है। मैं एक बात पे डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा। लोकसभा इलेक्शन जी केवल जी बोलिए कौशल कांत जी, पूरा विकास के नाम पे होने वाला है। जिस तरह से, जिस स्पीड और स्केल से काम हो रहा है, ये समझिए फ्रेजाइल 5 से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दीजिए, जीडीपी डबल कर दी, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। जिस तरीके से दुनिया की पहली इतनी बड़ी इकोनॉमी बना दी है, डिजिटल इकोनॉमी बना दी गई है, 80 करोड़ एयरपोर्ट 4 गुना हो गए हैं, मैं डेजी के पास जा रहा हूं। एयरपोर्ट 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं, गांव में बिजली 100% हो गई है, OMS 3 गुने से ज्यादा हो गए हैं, ई-वे 6 गुना हो गया है, नेशनल हाईवे 2 गुने हो गए हैं, रेलवे की लंबाई 2 गुने हो गई है, रोड क्वालिटी इंडेक्स में बेरोजगारी पूरे देश में।
स्थान पे आ गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में 4 गुना हो गया है, यूनिकॉर्न में 114 गुना हो चुका है। ठीक है, मैं कौशल कांत जी, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अवधेश जी, एक बहुत सीरियस एलिगेशन है इस देश में। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए। सीट 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। देखिए, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मेरी भी बात सुन लिया कीजिए कभी कभी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में कांग्रेस रूलिंग स्टेट, सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर आइए, हरनाम जी को भी लेकर आइए और साथ ही साथ कौशल कांत जी को भी लेकर आइए। इस देश में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें एक दिल्ली है जिसमें सरकार बनती है। अब मामला यह है कि 29 सीएम हो गए। 29 सीएम में से सिर्फ दिल्ली के सिटिंग सीएम जो है वो इस वक्त तिहाड़ में है। इससे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उन पर एलिगेशन के चार्ज लगे, वो राजभवन गए, उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। अब सवाल इस बात का है कि इस देश में यूपीए के नेतृत्व वाले 6 राज्य हैं, 7 राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई? 13 राज्यों के 13 स्टेट हो गए। तो 13 स्टेट में तो कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को तो नुकसान नहीं हो रहा। अवधेश जी, प्रेम कुमार जी, कहीं हो रहा है? बताइए कहीं 13 स्टेट में। मुझे बताइए आपको एक ऐसा सीएम जिनके पीछे मुझे ममता बनर्जी आराम से सरकार चला रही है, भगवंत मान आराम से सरकार चला रहे हैं। ये एलिगेशन रहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फंड नहीं आ रहा है, जीएसटी टाइम पर रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो सीबीआई, ईडी और आईटी के दुरुपयोग का मामला रहता है, पवन जी मैं आ रहा हूं एक सेकंड, प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। तो सवाल इस बात का लेकर है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला ही करना होता तो इमरजेंसी में जिस तरह से एक्शन लिया गया है कांग्रेस के रिजीम में, जिस तरह से 90 बार सरकारों को बर्खास्त किया गया सिटिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो उस तरह से भी तो किया जा सकता था, उस तरह से भी एक्शन लिया जा सकता था। तब आप कहते हैं कि भाई इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा।